एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीडीपी की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी ये क्लास 11 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग। शिक्षण क्या होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो स्टेट लेवल पर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, आरपीएससी, कोई भी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ओके जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराती हूँ। जिन बच्चों की प्रीवियस क्लासेस मिस हो चुकी हैं उनके लिए मैंने कंप्लीट सीडीपी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगी। ओके आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं टीचिंग। शिक्षण क्या होता है? ठीक है, शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो यही क्या है, शिक्षण है। मैं अपने ज्ञान को, अपनी स्किल्स को आप तक पहुंचा रही हूँ, जिससे क्या होगा, आपके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, तो वही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। ठीक है, आप एक क्लासरूम में पढ़ते हो जिसमें आपके एक टीचर है और आप सभी मिलके वहाँ पे क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया होता है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, टीचर के पास जो नॉलेज है वो स्टूडेंट तक पहुंचाता है और फिर उस स्टूडेंट उसको ग्रहण करते और अपने व्यवहार में चेंजेस करते हैं, वही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि शिक्षण क्या है। बीएफ स्किनर ने कहा है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। जॉन डुई ने कहा है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, पोलर प्रोसेस है, जिसमें शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, लेकिन जो छात्र होता है वो आश्रित चर होता है, और जो पाठ्यक्रम है वो मध्यस्थ चर होता है। शिक्षण के उद्देश्य व महत्व क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग के ही अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के व्यवहार में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उससे उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि हम ग्रुप में सीखते हैं, ठीक है, अर्थात इससे समाज का विकास होता है। अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या होती है? शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल वेल प्लान्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब एक क्लासरूम में अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई क्रिएटिव होगा, कोई एवरेज होगा, ठीक है, तो हमें हर बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर आता है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हम शिक्षक को, टीचर को सारे बच्चों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए कि बच्चे खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करें। ठीक है, शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, अब बच्चों को समझ आए या ना आए, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि टीचर को ये भी देखना चाहिए कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाई आ रही है, उसका निदान करना चाहिए, और जहाँ पे उनको कठिनाई और उसका उपचार भी करना चाहिए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के स्तर। अकॉर्डिंग टू बिगी, शिक्षण के उन्होंने 3 चर बताए हैं। ठीक है, 3 स्तर बताए हैं। पहला है आपका मेमोरी, ठीक है, स्मृति। फिर दूसरा आपका है अंडरस्टैंडिंग, समझ, और थर्ड है आपका रिफ्लेक्सिव, चिंतनशील। ठीक है, अब फर्स्ट स्तर में आपके आते हैं मेमोरी स्तर में, जो हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान द्वारा दिया गया, हर्बर्ट द्वारा मॉडल दिया गया। इसमें आपके 5 स्तर होते हैं। पहला प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और उपयोग। सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है, ठीक है, थॉटफुल, जो मॉरिसन द्वारा दिया गया है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के 5 पद बताए। पहला है खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था, संगठन और वाचन अभिव्यक्तिकरण। ठीक है,
थर्ड है आपका रिफ्लेक्सिव चिंतनशील अपर थॉटफुल लेवल बोलते हैं, ये हंट द्वारा दिया गया है मॉडल, जिसमें आपके 4 स्तर बताए हैं। पहला है खोज, पहला है आपका क्रिएटिंग प्रोबेबिलिटिक सिचुएशन, ठीक है, समस्याग्रस्त स्थिति बनाना। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, परिकल्पना बनाना। फिर डाटा कलेक्शन, आंकड़ों को इकट्ठा करना। और फिर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का टेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण सूत्र, ठीक है। शिक्षण सूत्र वो सूत्र होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को इजी बनाते हैं, ठीक है। कैमिनस और हर्बर्ट ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के सामान्य नियम निर्धारित किए हैं, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना गया, ठीक है। हमेशा जो शिक्षण होना चाहिए वो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम बच्चों को डिफिकल्ट चीज़ें सिखाएं, नहीं, पहले बच्चों को धीरे धीरे लेकर जाना चाहिए। पहले इजी चीज़ें सिखाएं, फिर उनको कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएं। ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, जो बच्चे पहले से जानते हैं, जो बच्चों के पास पूर्व ज्ञान है, उससे नए ज्ञान को निर्माण करना चाहिए। तो हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। जो बच्चे जानते हैं पहले उसको बताना चाहिए और फिर उसके बाद अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, पहले बच्चों को पूरी चीज के बारे में बताओ, ठीक है, फिर उसके बाद सूक्ष्म की ओर लेके जाओ। जैसे कि बच्चों को पहले हमने बता दिया, ठीक है, इंसान के बारे में, ठीक है, व्यक्ति क्या है, फिर उसके डाइजेशन सिस्टम को बताओ, ठीक है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में बताओ। हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर। पहले जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को काउंटिंग नहीं आती है, तो बच्चे कहते हैं थोड़ा, कम, ज़्यादा, फिर हम बच्चों को धीरे धीरे काउंटिंग सिखाते हैं। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, ठीक है। मूर्त उन्हें बोलते हैं जो बच्चों ने चीज़ों को देख रखा है, ठीक है। अमूर्त उन्हें बोलते हैं जो चीज़ों को नहीं देख रखा है, ठीक है, जो हम माइंड में सॉल्व करते हैं। तो हमेशा बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। फिर है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, दृष्टांत से सिद्धांत और आगमन विधि पर आधारित है, ठीक है। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यह गैसलाट पर आधारित है, ओके। फिर आपका अनुभव से तर्क की ओर, पहले बच्चों को एक्सपीरियंस कराना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको उनको रीजनिंग की ओर ले जाना चाहिए। फिर है आपका खेल विधि। खेल विधि किसने दी है? कुक ने दी है, लेकिन जो खेल प्रणाली है वो आपके फ्रॉबेल ने दी है, ठीक है। फिर आपका था ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को खोज करके सीखने का मौका देना। ये आर्म स्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट विधि, ये किलपैट्रिक द्वारा दी गई है, ठीक है। फिर आता है आपका वेनिटा विधि, इकाई विधि, ये कॉल्टन वाशवर द्वारा दी गई है, ठीक है। ये आपको सिर्फ लर्न करना है, ओके। इसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको ये पूछ सकते प्रोजेक्ट विधि किसने दिया, तो किलपैट्रिक ने दी है। खेल विधि किसने दी है? कुक ने दी है। लेकिन खेल प्रणाली किसने दी है? फ्रॉबेल ने दी है। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। विनेटिका विधि, इकाई विधि किसने दी है? कॉल्टन पाशवन ने दिया। मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? मैरिया मॉन्टेसरी ने दी है। इन्होंने कहा है कि बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है डॉल्टन विधि, ठीक है। डॉल्टन विधि मिस हेलन परकहस्ट ने दी है, ठीक है। फिर आपका एक है समाज मिति, ठीक है, समाज मिति मोरेनो ने दी है, ठीक है। इन्होंने लोगों से, इसमें लोगों से पूछा जाता है कि फेमस लोगों के बारे में बताइए, ठीक है। तो समाजित विधि किसने दी है? आपके मोरेनो ने दी है, ठीक है। सिर्फ आपको इनके नाम लिखे और ये किसने दी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने कहा है कि बालक करके सीखते हैं, और जो वो सीखते हैं करके, तो वो ज्ञान क्या होता है? हमेशा स्थायी रहता है, ठीक है। आप कोई भी काम है जब आप खुद से करते हो तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक लर्न रहता है, आप कभी भी उसको भूलते नहीं हैं। मैकडूगल ने कहा है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक पहलू होता है, ठीक है। फिर है आगमन विधि। आगमन विधि के बारे में पढ़ते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? जब छोटे बच्चे होते हैं, हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद नियम की ओर ले जाते हैं, ठीक है। अब जब हम बच्चों को पहले संज्ञा पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम बच्चों को बोलेंगे राम, मेज, कुर्सी,
तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब संज्ञा है। फिर हम उन बच्चों को डेफिनेशन बताएंगे, तो वही क्या कहलाती है, आपकी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय मुख्य रूप से 4 सोपानों स्टेप का प्रयोग किया गया। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, नियमीकरण या सामान्यकरण करना, निरीक्षण करना और परीक्षण एवं सत्यापन करना। फिर आता है हमारा निगमन विधि। नी से ही पता चले, पहले हम बच्चों को नियम बताएंगे, संज्ञा की डेफिनेशन बताएंगे, फिर उदाहरण बताएंगे, ठीक है। ये बड़े जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। फिर है सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, संबंधों की समस्या और उदाहरणों द्वारा परीक्षण। फिर आपको ये मॉडल लर्न करने हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉडल दिए हैं, ठीक है, किसने, तो उसको आपको लर्न करना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सोशल इंक्वायरी मॉडल बेंजामिन कोक्स एंड बिरोन मैसिल ने दिया है। फिर है ग्लेजर बेसिक टीचिंग मेथड, रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ अस्पल, ये अस्बल ने दिया है। सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, सचमैन इंक्वायरी स्किल कैन बी डेवलप्ड, ठीक है। फिर है मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑफ ब्लूम, ये ब्लूम ने दिया है। ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर द्वारा दिया गया है। तो इसको आपको लर्न करना है कि ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया, तो ये ब्रूनर द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग होती क्या है, ठीक है, आपने जब बीएड में आप कर रहे होगे तब आपने माइक्रो टीचिंग किया होगा, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग DW एलन द्वारा दी गई थी। इसकी जो अवधि होती है वो 36 मिनट होती है। इसमें सारे बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ 4-5 बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, 4-5 स्टूडेंट होते हैं, ओके। इसमें वो जो फोकस किया जाता है वो स्किल को एक्वायर करने के लिए फोकस किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म टीचिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेसन प्लान करते हैं, इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होते हैं। फिर हम टीच करते हैं, ठीक है, 6 मिनट तक हम पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद टीचर्स द्वारा फीडबैक दिया जाता है, वो 6 मिनट में दिया जाता है। फिर उसके बाद हम पुनः योजना बनाते हैं, ये 12 मिनट का प्रोसेस होता है। फिर हम रीटीच करते हैं, ये 6 मिनट का प्रोसेस हो। फिर हम फीडबैक करते हैं, ये भी आपका 6 मिनट का प्रोसेस होता है। तो टोटल आपका कितने मिनट दिए जाते हैं, इसमें 36 मिनट दिया जाता है। लेकिन लेसन प्लान के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग। ये आपकी BF स्किनर द्वारा दी गई है, ठीक है। पहला है आपका छोटे सोपानों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, ठीक है, बच्चों को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाना। फिर है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। फिर है स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। और फिर है छात्र परीक्षण का सिद्धांत। फिर आपका आता है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग कौन कौन से होते हैं। पहले आप कहते हैं लीनियर, रेखीय या बाह्य अभिक्रम। इसका प्रतिपादन क्रियावस्तु अनुबंध सिद्धांत के नाम पर 1954 में B स्किनर ने किया था, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लीनियर का किसने प्रतिपादन किया था, ठीक है, किसने दिया था, BF स्किनर द्वारा दिया गया था। इसे क्रमिक या सीधी व्यवस्था भी कहते हैं। फिर आपका आता है शाखीय या आंतरिक अभिक्रम, ब्रांच्ड, ठीक है। इसमें शाखीय अभिक्रम का विकास 1954 में नारगम एक क्राउडर ने किया था। तो इसका नाम आ जाएगा, क्राउडर ने कौन सा दिया था आपका, शाखीय आंतरिक अभिक्रम। इस विधि को क्राउडर अभिकृत अध्ययन विधि भी कहते हैं। फिर आपका आता है अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, थॉमस F गिलफर्ड ने 1962 में अमेरिका में गणित विषय के प्रतियों के लिए किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, परिवर्ष शैली क्या है, ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेरेंटिंग स्टाइल डायना बोमरिन द्वारा दी गई थी। इन्होंने 4 प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल बताई, ठीक है। हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं, हम उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके बारे में। पहली हमारी स्टाइल है अथॉरिटेरियन, अधिकारवादी सत्तावादी, ठीक है। फिर दूसरी हमारे अथॉरिटेटिव, अधिकारिक या साधिकारात्मक। थर्ड है हमारी परमिसिव, अनुमोदक या अनुज्ञात्मक। फोर्थ है हमारी निग्लेक्टफुल, ठीक है। फर्स्ट है हमारे अथॉरिटियन, अधिकारवादी या सत्तावादी, जिसमें पेरेंट्स का बच्चों पर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों के लिए नियम कानून बना देते हैं, ठीक है। अगर बच्चों ने नियमों का पालन नहीं किया तो उनको दंड दिया जाता है। तो बच्चों क्या इसमें प्यार बहुत कम होता है,
कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा डर डर के रहता है, कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेकार स्टाइल होता है, इसे हम तानाशाही स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है अथॉरिटेटिव, अधिकारात्मक या साधिकारिक, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। जैसे इसमें प्यार भी ज़्यादा होता है, वार्मथ भी ज़्यादा होता है और कंट्रोल भी ज़्यादा होता है, रूल्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर बच्चे ने नियम का पालन नहीं किया तो हम बच्चों को दंड नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इससे बच्चा क्या होगा, इंडिपेंडेंट बनना सीखता है, डिसीजन बनेगा, और ये सबसे आइडियल बेस्ट स्टाइल होती है। फिर आता है परमिसिव, अनुमोदक या अनुज्ञात्मक। इसमें बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से रखते हैं, ठीक है, प्यार ही प्यार होता है, कंट्रोल बहुत कम होता है। तो जो बच्चे डिमांड करते हैं उसकी पूरा कर दिया जाता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, बात नहीं मानते हैं। फिर फोर्थ स्टाइल होते हैं निग्लेक्टफुल, लापरवाही वाली शैली। इसमें बच्चे क्या होते हैं, बेपरवाह बनते हैं, ठीक है, ये सबसे वर्स्ट स्टाइल होती है। चलिए, आज का हमारा यही टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।